डोनाल्ड ट्रंप ने अचानक ऐसा बयान दे दिया है जिसने पूरी दुनिया को हैरान कर दिया है। ट्रंप ने कहा है कि अमेरिका और ईरान मिलकर स्ट्रेट ऑफ हार्मोज को जॉइंटली कंट्रोल कर सकते हैं, यानी दुनिया की सबसे अहम तेल सप्लाई रूट पर अब दुश्मन देश मिलकर कंट्रोल करने की बात कर रहा है और यही बयान इस पूरी जंग की दिशा बदल सकता है। एक तरफ वही ट्रंप है जो कुछ दिन पहले ईरान को धमकी दे रहे थे कि अगर स्ट्रेट ऑफ हार्मोज नहीं खुला तो बिजली ग्रिड पर हमला होगा, और दूसरी तरफ अब वो कह रहे हैं कि बातचीत बहुत अच्छी और प्रोडक्टिव चल रही है। लेकिन सवाल यह है कि क्या सच में कोई डील बन रही है या ये सिर्फ रणनीतिक दबाव की राजनीति है, क्योंकि ईरान ने साफ इनकार कर दिया है कि कोई सीधी बातचीत नहीं चल रही है और कहा है कि सिर्फ क्षेत्रीय देश तनाव कम करने की कोशिश कर रहे हैं। अब यहाँ सबसे बड़ा पॉइंट समझना बेहद जरूरी है कि स्ट्रेट ऑफ हार्मोज कोई आम समुद्री रास्ता नहीं, बल्कि दुनिया की करीब 20% तेल सप्लाई यहीं से गुजरती है। यानी जो इस पर कंट्रोल करेगा वही ग्लोबल इकोनॉमिक पर असर डाल सकता है। और रिपोर्ट्स के मुताबिक इस जंग के बाद हालात पूरी तरह बदल चुके हैं। कहा यह जा रहा है कि ईरान ने इस स्टेट ऑफ हार्मोज पर डी फैक्टो कंट्रोल बना लिया है, यानी बिना आधिकारिक घोषणा के भी वहां उसका प्रभाव साफ दिख रहा है। अब तक कम से कम 17 जहाजों पर हमले हो चुके हैं, जिससे पश्चिमी देशों के जहाज मालिक डर गए हैं और इंश्योरेंस प्रीमियम आसमान छू रहे हैं। नतीजा ये हुआ है कि कई पश्चिमी जहाज इस रूट से गुजरने से बच रहे हैं, जबकि ईरान खुद 10 लाख से 15 लाख बैरल रोजाना तेल एक्सपोर्ट कर रहा है। यानी एक तरफ दूसरों को रोकना और दूसरी तरफ खुद फायदा उठाना, यही नई रणनीति बनती दिख रही है। इतना ही नहीं, रिपोर्ट्स कह रही है कि भारत, पाकिस्तान, चीन और इराक जैसे देश अब सीधे तेहरान से बात कर रहे हैं ताकि उनके जहाज सुरक्षित निकल सके। यानी अब समुद्री रास्ता भी एक तरह का परमिशन बेस्ड सिस्टम बनता जा रहा है। कुछ मामलों में तो जहाज़ों को गुजरने के लिए पैसे तक देने पड़ रहे हैं और यही वजह है कि इसे हूती मॉडल कहा जा रहा है, जहां यमन के हूती पहले रेड सी में यही रणनीति अपना चुके हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि ईरान ने इसे और ज्यादा संगठित और बड़े स्तर पर लागू कर दिया। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि अगर अमेरिका सच में ईरान के प्रभाव को मान लेता है तो क्या ये उसकी सबसे बड़ी रणनीतिक हार होगी, क्योंकि दशकों से अमेरिका खुद को समुद्री सुरक्षा का सबसे बड़ा गारंटर मानता रहा है। और अगर स्ट्रेट ऑफ हार्मोज जैसे अहम रास्ते पर उसका कंट्रोल कमजोर पड़ता है तो इसका असर सिर्फ मिडल ईस्ट ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया की इकोनॉमिक पर पड़ेगा। तेल की कीमतें, गैस सप्लाई और ग्लोबल ट्रेड सब कुछ इससे जुड़ा हुआ है। ऐसे में ट्रंप का ये बयान सिर्फ एक बयान नहीं बल्कि एक संभावित भू राजनीतिक बदलाव का संकेत माना जा रहा है। अब देखना होगा कि क्या ये बातचीत सच में किसी समझौते तक पहुंचती है या फिर टकराव और ज्यादा खतरनाक मोड़ ले रहता है, क्योंकि अगर स्टेट ऑफ हार्मोज पूरी तरीके से एक कंट्रोल जोन बन गया तो दुनिया की सबसे बड़ी सप्लाई लाइन युद्ध का हिस्सा बन जाएगी। डोनाल्ड ट्रंप के बयान ने इजराइल के अंदर ही भ्रम और निराशा पैदा कर दी है, क्योंकि ट्रंप ने कहा है कि ईरान के साथ बातचीत जारी रहेगी और जंग को खत्म करने की कोशिश हो रही है, जबकि इससे पहले वही ट्रंप ईरान के ऊर्जा ठिकानों पर बड़े हमलों की धमकी दे चुके थे। और दूसरी तरफ ईरान ने साफ इनकार कर दिया कि कोई बातचीत नहीं चल रही है। अब इस विरोधाभास ने इजराइल के रणनीतिक हलकों में बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है, क्योंकि शुरुआत से ही बेंजामिन नेतन्याहू और उनकी सरकार इस जंग को अस्तित्व की लड़ाई बताकर पेश कर रहे थे और दावा कर रहे थे कि अमेरिका को इस युद्ध में शामिल करने में उनका बड़ा रोल है। लेकिन अब जब ट्रंप खुद बातचीत की बात कर रहे हैं तो इजराइल के कई एक्सपर्ट इसे एक तरह का झटका मान रहे हैं। नेतन्याहू ने अपने बयान में कहा है कि अमेरिका इस युद्ध की उपलब्धियों को एक समझौते में बदलना चाहते हैं, लेकिन साथ ये भी साफ कर दिया है कि इजराइल ईरान और लेबनान में हमले जारी रखेगा और मिसाइल तथा न्यूक्लियर प्रोग्राम को खत्म करने की कोशिश ऐसे ही करता रहेगा। इसके बावजूद इजराइल के अंदर ये एहसास और बढ़ रहा है कि जिस जंग को सरकार ने जल्दी जीत और यहाँ तक कि ईरान में सत्ता परिवर्तन के रूप में पेश किया था, वह अब इस दिशा में नहीं जा रही है, क्योंकि ईरान की सरकार अभी भी कायम है और हाल के दिनों में ईरानी हमलों ने इजराइल को भी नुकसान पहुंचाया है।
ऐसे में अचानक बातचीत की बात लोगों को असहज कर रही है। पूर्व इजरायली राजदूत एलन पिकास ने कहा है कि अगर ट्रंप ने नेतन्याहू की मर्जी के खिलाफ बातचीत शुरू की है तो इसका मतलब ये हो सकता है कि ट्रंप को एहसास हो गया है कि उन्हें युद्ध की सफलता को लेकर गलत तस्वीर दिखाई गई थी। वहीं राजनीतिक जानकार ऑरी गोल्डबर्ग ने तो इस सीधे तौर पर नेतन्याहू की हार बताया है और कहा है कि ये ऐसा है जैसे अमेरिका ने इजराइल को फिलहाल किनारे कर दिया हो। हालांकि कुछ अन्य जानकारों का मानना है कि भले ही इजराइल को बातचीत में शामिल न किया गया हो, लेकिन उसने अपने मुख्य सैन्य लक्ष्य काफी हद तक हासिल कर लिया, जैसे ईरान की सैन्य क्षमताओं को कमजोर करना और अमेरिका को लंबे समय तक इस संघर्ष में बनाए रखना। यानी तस्वीर पूरी तरह एक तरफा नहीं है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये भी है कि क्या ये जंग वास्तव में किसी समझौते की ओर बढ़ रही है या ये सिर्फ रणनीतिक चाल है। क्योंकि अगर अमेरिका और ईरान के बीच कोई डील होती है तो इसका सीधा असर इजराइल की भूमिका और उसकी रणनीति पर पड़ेगा, और यही वजह है कि इस वक्त तेल अवीव से लेकर वॉशिंगटन तक हर जगह अनिश्चितता और बेचैनी का माहौल बना हुआ है। डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान पर बड़े हमलों को 5 दिन के लिए टालने का ऐलान कर दिया है और बातचीत को प्रोडक्टिव बताया। वहीं दूसरी तरफ ईरान ने तुरंत जवाबी कार्रवाई करते हुए इजराइल पर कई दौर में मिसाइल हमले कर दिए हैं, जिससे तेल अवीव समेत कई इलाकों में एयर रेड सायरन बज उठे हैं और एक और बहुमंजिला इमारत में बड़ा धमाका हुआ है, जिसमें दीवारों में बड़े छेद हो गए और कई लोग मलबे में फंस गए हैं, जिन्हें बचाने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया है। यानी एक तरफ बातचीत की बात और दूसरी तरफ जमीन पर तेज होती जंग, यही इस पूरे संघर्ष की सबसे बड़ी सच्चाई बनती जा रही है। इजराइल ने भी जवाब में कहा है कि उसके फाइटर जेट्स ने तेहरान के अंदर बड़े पैमाने पर हमले किए हैं और 50 से ज्यादा ठिकानों को निशाना बनाया है, जिनमें इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स के इंटेलिजेंस सेंटर और ईरान के खुफिया मंत्रालय से जुड़े ठिकाने शामिल हैं। साथ ही बैलिस्टिक मिसाइल्स स्टोरेज और लॉन्च साइट्स पर भी हमला किया गया है। यानी दोनों तरफ से सीधी सैन्य टक्कर जारी है। इस बीच ट्रंप का कहना है कि अमेरिका और ईरान के बीच लगभग सभी मुद्दों पर सहमति बनती दिख रही है, लेकिन ईरान के संसद अध्यक्ष मोहम्मद बागर कालिबाफ ने इसे पूरी तरह फेक न्यूज बताया है और कहा है कि कोई बातचीत ही नहीं हो रही है, बल्कि ये सब तेल और शेयर बाजार को प्रभावित करने के लिए मनोवैज्ञानिक एक खेल है, एक साइकोलॉजिकल खेल है। वह इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स ने भी साफ कहा है कि ट्रंप के बयान सिर्फ साइकोलॉजिकल ऑपरेशन है और इनका युद्ध पर कोई असर नहीं पड़ेगा। अब इस पूरे घटनाक्रम का सबसे बड़ा और असर ग्लोबल इकोनॉमिक पर दिख रहा है, क्योंकि स्ट्रेट ऑफ हार्मोज लगभग बंद स्थिति में है, जहां से दुनिया की करीब 20% तेल सप्लाई गुजरती है और इसी वजह से तेल की कीमतों में भारी उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा है। पहले कीमतें गिरकर $100 से नीचे आ गई थी, लेकिन ताज़ा हमलों के बाद फिर से $104 प्रति बैरल तक पहुंच गई है। यानी बाजार भी इस जंग के हर कदम पर प्रतिक्रिया दे रहा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक अब तक इस युद्ध में 2000 से ज्यादा लोगों की मौतें हो चुकी हैं और हालात और बिगड़ने की आशंका बनी हुई है। दिलचस्प बात यह है कि जहां अमेरिका सीधे बातचीत की बात कर रहा है, वहीं यूरोपीय और क्षेत्रीय देश जैसे पाकिस्तान, मिस्र और खाड़ी देश बैक चैनल के जरिए दोनों पक्षों के बीच संदेश पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। और खबरें हैं कि इस हफ्ते इस्लामाबाद में संभावित बातचीत भी हो सकती है, जिसमें अमेरिकी और ईरानी अधिकारी शामिल हो सकते हैं, लेकिन अभी तक इसकी ऑफिशियली तौर पर पुष्टि नहीं हुई है। यानी तस्वीर पूरी तरह धुंधली है। एक तरफ कूटनीति की कोशिशें और दूसरी तरफ लगातार बढ़ते हमले, और यही दिखा रहा है कि यह युद्ध अभी खत्म होने के से काफी दूर है और किसी भी वक्त और बड़ा रूप ले सकता है, क्योंकि जब मिसाइलें चल रही हों और साथ ही बातचीत की बातें भी हो रही हों, तो इसका मतलब होता है कि जमीन पर असली फैसला अभी बाकी है। तेहरान की सड़कों पर लगे कैमरों को हैक करके आयतुल्लाह अली खामेनी को ट्रैक किया गया और उसी के आधार पर उन्हें निशाना बनाया गया। यानी जो निगरानी सिस्टम लोगों पर नजर रखने के लिए बनाए गए थे, वही सिस्टम दुश्मनों के लिए सबसे बड़ा हथियार बन गया।
ये घटना दिखा रही है कि आज की जंग सिर्फ मिसाइल और बम तक सीमित नहीं रही है, बल्कि अब डेटा और टेक्नोलॉजी सबसे खतरनाक हथियार बन चुके हैं। बताया जा रहा है कि ईरान में हजारों कैमरे लगाए गए थे जो इंटरनेट से जुड़े हुए थे और कई सालों से साइबर हमलों का शिकार होते रहे थे। यहाँ तक कि पहले भी कई बार चेतावनी दी गई थी कि ये सिस्टम सुरक्षित नहीं है, लेकिन इसके बावजूद इन्हें ठीक से अपडेट नहीं किया गया और यही कमजोरी जंग के दौरान भारी पड़ गई है। एक्सपर्ट्स के मुताबिक आज दुनिया भर में करोड़ों कैमरे लगे हुए हैं, जिनमें से लाखों बेहद आसानी से हैक किए जा सकते हैं, क्योंकि उनमें साधारण पासवर्ड या पुराने सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल होता है और कई बार तो बिना पासवर्ड के ही एक्सेस मिल जाता है। यही वजह है कि हैकर सिर्फ एक छोटी सी कमजोरी पकड़कर पूरे सिस्टम को अपने कब्जे में ले सकते हैं। अब इसमें सबसे बड़ा बदलाव आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने किया है, क्योंकि पहले इतनी बड़ी मात्रा में वीडियो डेटा को खंगालने में हफ्तों लग जाते थे, लेकिन अब एआई कुछ ही सेकंड्स में चेहरे पहचान सकता है, लोगों की लोकेशन ट्रैक कर सकता है और उनकी रोजमर्रा की एक्टिविटीज का पूरा पैटर्न निकाल सकता है। यानी अब जंग में कैमरा प्लस एआई एक नई खतरनाक ताकत बन चुका है। रिपोर्ट्स के मुताबिक कैमरों के जरिए लोगों के घर का पता, उनके आने जाने के रास्ते और इसके साथ चलने वाले सुरक्षा कर्मियों तक की जानकारी निकाली गई और इसी के आधार पर हमला का ऐलान किया गया। ये भी सामने आया है कि पहले भी कई बार इवन प्रिजन और शहर के अन्य इलाकों के कैमरे हैक होकर डेटा लीक हो चुके हैं। यानी खतरा पहले से ही मौजूद था, लेकिन इसे नज़रअंदाज किया गया। अब इस घटना ने दुनिया भर की सरकारों के सामने एक बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है कि जो निगरानी सिस्टम सुरक्षा के लिए बनाए जाते हैं, क्या वही सिस्टम सबसे बड़ा खतरा बन सकते हैं? एक्सपर्ट्स का कहना है कि ये एक डबल एज्ड सॉवर्ड है, यानी जितना ज़्यादा निगरानी नेटवर्क उतना ही ज़्यादा जोखिम भी होगा, क्योंकि अगर ये सिस्टम हैक हो गया तो दुश्मन को हर चीज़ लाइव दिखने लगेगी। यही वजह है कि अब कई देशों ने लोगों को वीडियो शेयर करने तक से रोक दिया है, ताकि दुश्मन उन फुटेज का इस्तेमाल ना कर सके। और साइबर सिक्योरिटी एजेंसियां लगातार अलर्ट पर हैं, लेकिन सबसे बड़ा सच यही है कि दुनिया में जितने ज़्यादा कैमरे लग रहे हैं, उतना ही ज़्यादा खतरा भी बढ़ रहा है। और ये घटना इस बात का सबसे बड़ा उदाहरण बन चुकी है कि भविष्य की जंग में बंदूक से ज़्यादा खतरनाक अधिक हथियार, डेटा और निगरानी सिस्टम होने वाले हैं।